हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु एवं अधातुओं के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है ना। धातुओं और अधातुओं के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए थे। रासायनिक अभिक्रियाएं उनकी देख ली थी। हम यहाँ पर धातु कर्म देख रहे थे, मेटलर्जी जिसे कहा जा रहा है, जिसके अंतर्गत की धातुओं को निष्कर्षण की विधियां हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो आप लोग चले थे सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो ये धातुएं जनरली अपने कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाती हैं, तो इनका रोस्टिंग और कैल्सिनेशन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। जहां पर आपने बोला भर्जन यानी कि रोस्टिंग जो है वो सल्फाइड अयस्कों की होगी। जो धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं तो उनका रोस्टिंग होता है, भर्जन होता है। तो भर्जन बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस सल्फाइड को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसी को भर्जन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन आपकी चलती है। ठीक है ना। देन जो रोस्टिंग हो गई है, भर्जन हो गया है, उसका क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, और अपचयन के फलस्वरूप आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जाती है, एंड देन आपका जो कार्बोनेट है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन कहा जाता है। ठीक है ना। सो इम्प्योरिटीज जो होंगी वो इन दी फॉर्म ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड्स आपका प्रेजेंट होंगी। निस्तापन कैल्सिनेशन जिसे कहा जा रहा है। अयस्क ऑक्साइड जो आपको मिला है, यानी कि ऑक्साइड के रूप में जो अयस्क आपको मिला है, उसका क्या होगा, अपचयन होगा, और अपचयन के पश्चात आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो उसको किया क्या जाता है, ऑक्साइड को गर्म करके ये अभिक्रिया होती है। कार्बन की उपस्थिति में अभिक्रिया चलती है, यानी कि कोई ऑक्साइड है उसको कार्बन की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाएगी, या कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। देन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, वो अलग हो जाएगा और धातु आपको अलग प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, उदाहरण यहाँ पर है मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो कभी कभी विस्थापन अभिक्रियाओं को धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग किया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हमेशा आपका कार्बन को ही रिडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। कभी 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 विस्थापन अभिक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता था, जो जो आपका क्या होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु होती हैं, वो अपने से निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देती है, तो वो अलग हो जाती है। तो सपोज जिंक को अलग करना है, तो जिंक से अधिक आपके अभिक्रियाशील कोई धातु यहाँ पर लाई जाएगी, जो कि क्या करेगी, उसको यहाँ से विस्थापित कर देगी। ठीक है ना। तो कभी कभी विस्थापन अभिक्रिया को धातु ऑक्साइड के अपचयन में प्रयोग किया जाता है। उच्च क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देती है आपका। ठीक है ना। उदाहरण मैग्नीज डाइऑक्साइड की एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया। चूंकि एल्यूमिनियम आपका मैग्नीज से अधिक अभिक्रियाशील है, तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है आपका वहां पर, उससे मैग्नीज को अलग कर देगा और एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड वहां पर बना देगा। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, MnO2 था, उसमें क्या डाला गया, एल्यूमिनियम डाला गया। ये एल्यूमिनियम इसको विस्थापित कर देगा। ठीक है ना। तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा आपका, और साथ में Mn अलग हो जाएगी और हीट उत्पन्न होगी आप। ठीक है ना। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन इस प्रकार से। तो मैग्नीज अलग हो गई, मैग्नीज ही तो हमें चाहिए थी, है ना। तो इस प्रकार से धातु विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा भी धातुओं को प्राप्त किया जाता है या उनका रिडक्शन कराया जाता है। ओके। ये विस्थापन अभिक्रियाएं उच्च ऊष्माक्षेपी होती हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि जिसको एक्सोथर्मिक कहा जा रहा है, जिसमें आपका हीट इवॉल्व हो रही है, अतः उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उच्च होती है, जो धातुओं को द्रवित अवस्था में उत्पन्न होती, जिसके कारण, ठीक है ना, जिसके कारण
धातुएं आपका द्रवित अवस्था में उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी समझ रहे हो। देखो अगर बहुत ज्यादा हीट आपका वहां पर इवॉल्व होगी, उत्पन्न होगी, तो ऊष्मा के कारण जो आपका धातु बन रही थी वो पिघल जाएगी, तो इसलिए वो द्रवित या गलित अवस्था में आपका उत्पन्न वहां पर होगी। आयरन थर्ड ऑक्साइड FeU के साथ एल्यूमिनियम की क्रिया द्वारा उत्पन्न आयन का प्रयोग रेलवे पटरियों या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में करते हैं। ऊष्मा एल्यूमिनियम चूर्ण के अपचायक के रूप में प्रयोग द्वारा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से धातु का निर्माण थर्मिट अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए, तो थर्मिट रिएक्शन क्या है? एल्यूमिनियम चूर्ण के अपचायक के रूप में प्रयोग द्वारा धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया से धातु का निर्माण थर्मिट अभिक्रिया है, और ऊष्मा का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, तो थर्मिट से आप थर्म वर्ड यूज होता है आपका ऊष्मा के लिए, ये टर्म ऊष्मा के लिए उपयोग की जाती है ना। जैसे आप लोग क्या देख रहे थे, बहुत सारी अभिक्रियाएं थी, ऊष्मीय वियोजन आप लोग देख रहे थे, तो वहां पर ऊष्मा यानी कि हीट की बात हो रही है। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन जिसको आपका कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पर Fe2O3 है। ठीक है, आयन का ऑक्साइड है आपका, और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जा रहा है इसको अलग करने के लिए, यानी कि आयन को प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार से आपका आयन अलग हो रही है और साथ में हीट भी इवॉल्व हो रही। ओके, चलिए, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को रिड्यूस करेगा वहां से, या आप क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम को अपचायक की भांति यहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक है ना, और ये अभिक्रिया हीट इवॉल्व हो रही तो कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी प्रकृति में। चलो लिखो, थर्मिट रिएक्शन। A thermit reaction is a reaction is a reaction in which a metal oxide in which a metal oxide is reduced by mixing or using aluminium as the reducing agent. As the reducing agent, it is generally exothermic in nature. ठीक है ना, कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। जैसे आपने अभी देखा Fe2O3 प्लस Al gives Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट। ओके,
ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पूछ सकता है ये एग्जाम में, थर्मेट रिएक्शन क्या है। ओके, चलिए, सक्रियता श्रेणी में अब सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे ऊपर स्थित जो धातुएं हैं वो हाईली रिएक्टिव है, यानी कि बहुत अधिक आपकी अभिक्रियाशील है यहाँ पर। तो ये धातु यौगिक कार्बन या अन्य अपचायकों से अधिक बंधुता के कारण अपचयित नहीं किए जा सकते हैं, अतः विद्युत अपघटनी अपचयन प्रयोग इन धातुओं के लिए होता है। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये उच्च सक्रियता की अभिक्रियाशीलता की धातुएं हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर इनको रिड्यूस कराना है हमको, यानी कि इन धातुओं को अगर प्राप्त करना है और कार्बन के साथ हम इनको अपचयित करने के लिए छोड़ रहे हैं, तो इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उनके साथ भी, यानी उनके साथ भी अब प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो ये अकेले हमें नहीं मिलेंगे, धातु हमें अकेला चाहिए ना, सोडियम हमें अकेला चाहिए, मैग्नीशियम अकेला चाहिए, कैल्शियम अकेला चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें तो क्या प्रवृत्ति है, अभिक्रिया करने की, बॉन्डिंग करने की, तो वो सबके साथ जुड़ेंगे, तो किसी से अपचयित नहीं होंगे। तो इस केस में हमें विद्युत अपघटनी अपचयन आपका यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें आपका क्या होगा, देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपका, रिफाइनिंग आपका रिडक्शन के बाद का प्रोसेस है, समझिए। ये आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। जो अशुद्ध धातु है वो क्या है, एनोड है आपके, ठीक है। इसकी हमने क्या बना ली, एनोड बना ली, और कैथोड में हमने शुद्ध धातु ले ली थोड़ी सी और पतली उसकी परत बना ली। इस तरह से हमने बैटरी से उसको कनेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, यहां से आपका जो शुद्ध धातु होगी वो इस तरफ को आपका जाएगी, समझ रहे हो, एनोड से निकल के इस तरफ को आपका जाएगी। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में किया जाता है। बेसिकली आप दो इलेक्ट्रोड बनाते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है आपका, मेटल की कुछ नहीं है, रॉड है या छड़ है, उनको इलेक्ट्रोड कहा जा रहा है, धातु की छड़ें होंगी। एनोड आपकी अशुद्ध धातु की है और कॉपर आपकी क्या है, शुद्ध धातु की है। तो इसी अशुद्ध धातु को हमने शुद्ध करना है ना, और उनको हमने किस में डुबो लिया है, एक विद्युत अपघट्य में डुबो लिया है, ठीक है ना, जो कि किसी भी लवण का जलीय विलयन आपका हो सकता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि यहाँ जब धारा प्रवाहित की जाएगी इसमें, तो अपघट्य में भी आपकी धारा प्रवाहित होगी, तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाता है, समझ रहे हो। यहां से आपका क्या होगा, जो अशुद्ध धातु होगी वो इस विलयन में आ जाएगी। जो एनोड आपका जिस धातु से बनी हुई है ना, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यहां से वो धातु आपका, धातु का जो अयस्क होगा या जो भी अशुद्ध धातु है वो इसमें आ जाएगी, किसमें, वैद्युत अपघट्य में आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या होगा, विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है ना, जिसे एनोड पंख आपका कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो घुलने वाली होंगी वो तो विद्युत अपघट्य में घुल जाएंगी अशुद्धियां, और जो कैसी हैं, जो अघुलनशील है, वो एनोड पंख के रूप में आपका इसके नीचे आ जाएंगी, एनोड के नीचे एकत्र हो जाएंगी। ओके, चलिए, जैसे यहाँ पर कॉपर का बताया गया है, ठीक है ना, इसी को समझ लो। होता क्या है, देखो, आपको कॉपर का यहाँ पर क्या करना था, निष्कर्षण करना था, ठीक है ना। तो क्या किया गया, जो ये एनोड है ये अशुद्ध कॉपर से आपका बनाई गई है। किससे बनाई गई है, अशुद्ध कॉपर से बनाई गई है, अशुद्ध Cu है। और ये वाली जो कैथोड है ये शुद्ध Cu से बनाई गई है, ठीक है। और यहाँ पर एसिडिक जो आपका अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का ही विलयन ले लिया गया है, जो वैद्युत अपघट्य के रूप में हो, ठीक है। बाहर से आपका इस तरह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जैसे ही आपने ये बंद किया, यानी कि इसमें विद्युत धारा बही, विद्युत धारा बहने से आपका क्या होगा, यहाँ की जो कॉपर होगी आपकी एनोड की, ठीक है ना, वो विद इम्प्योरिटीज अशुद्धियों के साथ वैद्युत अपघट्य में आपका आ जाएगी, ठीक है ना। ये वैद्युत अपघट्य में आ गया, Cu2 पॉजिटिव भी, और जो इसके साथ अशुद्धि थी वो भी। कुछ सॉल्युबल होंगी, विलेय होंगी, जो कि विद्युत अपघट्य में विलेय हो जाएंगी। कुछ अविलेय होंगी, वो इस प्रकार से विद्युत अपघट्य में एक जगह क्या हो जाएंगी, एकत्र हो जाएंगी।
अब जो कॉपर वैद्युत अपघट्य में आया था वो कॉपर यहाँ से कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। इस पर क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है और Cu किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना। CuSO4 था तो Cu 2 पॉजिटिव में टूटा, SO4 आपका 2 निगेटिव में टूटा होगा, है ना। तो पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर भागेगा। एनोड तो आपका पॉजिटिव थी, कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसकी तरफ को भागा, आपका नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो धीरे धीरे आपकी कैथोड का साइज इंक्रीज होने लगेगा, यानी कि यहाँ कॉपर आपकी बहुत ज्यादा निक्षेपित होने लगेगी या डिपॉजिट होने लगेगी। ओके, बोलो क्लियर है, यस और नो। सिंपल सी बात है, एनोड हमने अशुद्ध धातु की बनाई थी जिसको हमने शुद्ध करना था। देखो आपने बोला कि हमारी ऐसी कोई धातु जो कि कैसी होगी, जिसकी उच्च अभिक्रियाशीलता होगी। अभी बोलेंगे कॉपर तो हमारी उच्च अभिक्रियाशीलता में नहीं आ रही थी, लेकिन हम उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किस प्रकार से होता है वैद्युत अपघटन आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पर उसका वैद्युत अपघटन करने के लिए हमने क्या किया, पूरा एक ऐसा सेटअप तैयार किया। आपने क्या किया, एक ऐसा टैंक ले लिया, उसमें एनोड कैथोड दोनों बना ली। सेम धातु की है, कैथोड आपका शुद्ध धातु की है, एनोड आपका अशुद्ध धातु की है। दोनों को आपने इस प्रकार से एक परिपथ से जोड़ लिया और दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड को आपने क्या किया, एक सॉल्ट सोल्यूशन में जो कि सेम उसी धातु का था उसमें डाल दिया। देन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, आपका क्या होता है, जो एनोड से आप में जो धातु थी वो वैद्युत अपघट्य में चली जाती है विद इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, तो विद इम्प्योरिटीज जा रही हैं तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटी होगी वो वैद्युत अपघट्य में घुल जाएगी। जो इनसॉल्युबल है यानी कि जो अविलेय है, अघुलनशील है, वो इस तरह से एनोड के नीचे ही एकत्र हो जाएगी, जिसको एनोड पंख आपका कहा जाएगा। ठीक है ना, देन जो कॉपर यहाँ से निकली थी Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगी, तो क्योंकि ये आपका निगेटिव टर्मिनल है तो ये निगेटिव की ओर क्या होगी, अट्रैक्ट होगी और इस टर्मिनल पर आपका आ जाएगी। और धीरे धीरे जब कैथोड पर लगातार डिपोजिशन होता जाएगा मेटल का, तो इसका साइज बढ़ता जाएगा और इसका साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है, तो आपको शुद्ध धातु प्राप्त होती रहे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। किसकी की जा रही है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की जा रही है, ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है ना, तो अ लंप ऑफ इम्प्योर मेटल, lump of impure metal, a lump of impure metal and a thin strip of, and जिसको कि आप एनोड बोल रहे हो, ठीक है, and a thin strip of pure metal, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कैथोड बोल रहे हो, are dipped in the salt solution, in the salt solution, जिसको क्या कहा, इलेक्ट्रोलाइट कहा, salt solution of the metal of the metal to be purified, to be purified in the electrolytic, in the electrolytic refining process. ओके, तो
तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में आपका जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको प्योरीफाई किया जा रहा है, उनकी रिफाइनिंग हो रही है, जिसमें कि एनोड है, कैथोड है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसमें उन दोनों को डिप किया गया है। एक बाहर से सर्किट लगाएंगे, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आपका पूरा धातु की रिफाइनिंग होगी। ओके, when electric current is passed through the solution, current is passed through the solution, passed through the solution, pure metal is deposited, pure metal is deposited over thin strip of प्योर मेटल। ठीक है ना, तो जो शुद्ध धातु की जो पतली सी इलेक्ट्रोड बनाई गई थी उसी के ऊपर शुद्ध धातु आपका डिपॉजिट होगी। ठीक है ना, फ्रॉम, और कहां से, फ्रॉम लंप ऑफ इम्प्योर मेटल। ठीक है ना, फ्रॉम lump of impure metal in this impure metal is used as anode, and pure metal is used as कैथोड। ठीक है ना, चलिए, तो ये सिंपल सा था आपका। इसमें उच्च अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं उनकी रिफाइनिंग या फिर उनका एक्सट्रैक्शन किस प्रकार से होगा, तो उनके एक्सट्रैक्शन के लिए रिडक्शन में कार्बन का यूज पॉसिबल नहीं है या किसी और विधि से नहीं किया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग उनके लिए यूज की जा रही है। इस विधि को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपका। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और आने वाले सेशन में हम यहाँ पर कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार होमवर्क में उसको आप लोग देख कर आएंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।